गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल समझने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम और दूसरा होता है फंडामेंटल थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पर जो पहले पढ़ने जा रहे हैं वो फंडामेंटल थ्योरम है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है और वहां से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस ज्यादातर क्वेश्चन आपके ही से पूछे जाएंगे फंडामेंटल थ्योरम से ही। तो आइए देखते हैं क्या होता है इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट, क्या है, क्या कहता है ये डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। अभी तक जो हम लोग इंटीग्रल पढ़े थे वह इनडिफिनिट इंटीग्रल था। जब इंटीग्रल दो डिफिनिट लिमिट्स के बीच से निकाला जाता है तब उसको डिफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। आइए उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, लिखते हैं क्या है। इफ कोई फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ continuous on closed interval a b and if capital F of x is कोई दूसरा फंक्शन है, is a definite या indefinite, indefinite integral of f of x, then तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a b और एफ एक्स जो है किसी उसी फंक्शन का, ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। कहने का मतलब ये, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। देखिए यहां लिमिट है, क्योंकि जो इंटीग्रल हम निकालने जा रहे हैं वह दो डिफिनिट लिमिट्स के बीच में निकालने जा रहे हैं। अभी डायग्राम है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है वहां से इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। अभी आप देखते हैं कि ये है डिफिनिट इंटीग्रल, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर इंटीग्रल साइन होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, और ऊपर x इज इक्वल टू b कह दीजिए, x इज इक्वल टू a कह दीजिए, तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। और तो इसका जो वैल्यू होगा वह कैपिटल F x लिमिट a टू b, और ये आएगा f b माइनस f a। क्या है ये, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, ये भी आपको एकदम क्लियर करा देंगे। अभी आप इसको देखते चलिए क्या लिखा जा रहा है यहां पर। एक तो ये हमने लिखा, और अब इसके बाद चलते हैं दूसरा। हाँ स्टूडेंट, सब आगे देखते हैं। इंटीग्रल a to b f of x dx is called definite integral between two definite limits x is equal to a and x is equal to b। तो जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है या सैंपल जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीग्रल a टू b f x dx इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रल। इसको एक डिफरेंट इंटीग्रल कहा जाता है बिटवीन टू डिफिनिट लिमिट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b के बीच में, जहां पर a को अपर या लोअर लिमिट कहते हैं और b को अपर लिमिट कहते हैं। ये अपर लिमिट है, x इक्वल टू b जो है, x इक्वल टू b ये आपकी अपर लिमिट और x इक्वल टू a जो है ये लोअर लिमिट कहलाती है। तो
अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये डिफरेंट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक से समझते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कोई इस तरह से एक कोई ग्राफ बनाया, कोई फंक्शन, जो फंक्शन दिया है, मान लिया कि कोई फंक्शन ऐसे करके है, उसी का ग्राफ हमने खींचा। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब यहां पर लिमिट है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो यहां अगर देखा जाए तो ओरिजिन है ये, तो x इक्वल टू a का मतलब ये हो गया, ये हो गया x इक्वल टू a, और ये यहां पर है x इक्वल टू b, यानी ऑर्डिनेट्स है x इक्वल टू a। तो एक क्या होता है, ग्राफ को बाउंड कर दिया जाता है। ये ऊपर तो देखिए, ये ऊपर क्या है, वो ऊपर एक कर्व है, यानी ग्राफ किसका, फंक्शन का ग्राफ है, कर्व है, और यहाँ पर एक पॉइंट x इक्वल टू a है, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, तो ये, और यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये इस तरह से, तो मान लिया कि ये यहां आया, ये x इक्वल टू b पर आया। तो अब यहां देखा जाए तो ऊपर क्या है, ऊपर तो मिल गया कर्व, नीचे मिल गया x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये x इक्वल टू a का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन, और x इक्वल टू b का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन। अगर आप जो यहां पर लिखा हुआ है, इस केवल इतने को आप देखिए, इसको समझिए, तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रल a टू b, कहने का मतलब ये ग्राफ है या कर्व है, और x एक्सिस नीचे x एक्सिस है, और x ऑर्डिनेट जो x इक्वल टू a, लिमिट्स जो है a और b, यानी x इक्वल टू b, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन से एक बाउंड एरिया मिला आपको। ये बाउंड एरिया जैसे हमने नाम दे दिया कि जो बाउंड एरिया है ये a है, ये b है, ये c हो गया और ये d हो गया। तो जो बाउंड रीजन जो मिला यहाँ पर, या ये बाउंड रीजन है, ये पूरा ये बाउंड रीजन हो गया, ये इतना हिस्सा, ये सब पूरा बाउंड रीजन है। तो कहने का मतलब इस रीजन, बाउंड रीजन जो है, इसका जो एरिया होगा, उस एरिया, ये डिफरेंट इंटीग्रल ही रिप्रेजेंट करता है इस बाउंड एरिया ए बी सी डी का, इस बाउंड रीजन का एरिया कितना होगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसका वैल्यू है, ये जो आएगा ये हमें बताता है कि ऊपर कर्व, नीचे एक्स एक्सिस और दो स्ट्रेट लाइन से बाउंड जो रीजन होता है वह इसका एरिया बताता है। इसकी जो वैल्यू आएगी वही उसका एरिया होगा। तो ये रहा इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। थोड़ा सा हमने आपको बताया, ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। और ये क्या होता है कि कोई डिफरेंट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट इंटीग्रल का मतलब होता है कि दो लिमिट के बीच में इंटीग्रल पता लगाया जाए, तो उसे डिफरेंट इंटीग्रल कहते हैं। तो डिफरेंट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीग्रल a टू b, यानी अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a, f ऑफ x। तो आप पहले क्या करोगे, मान लेंगे कि इसका इनडिफरेंट इंटीग्रल जो होगा fx होगा। इनडिफरेंट इंटीग्रल आप निकाल ही चुके हैं, तो जो इनडिफरेंट इंटीग्रल आएगा उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पर लिमिट लिखेंगे। उसके बाद x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। इसके बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं। और हाँ, एक बात और आप जान लीजिए, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं होता। डिफरेंट इंटीग्रल पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा जाता, यानी इंटीग्रल के वैल्यू पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करता। तो आप इसको समझ लीजिए। और हम बताते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करता, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिफरेंट, जो वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल की होती है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब, जैसे मान लिया हम थोड़ी देर के लिए कि इफ कोई अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ये हमने बनाया कि एक f ऑफ x dx एक जर्नल इंटीग्रल है, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो क्या मिला, इसका इंटीग्रल जो है fx प्लस c आया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अब आइए
अब यहाँ पर जब ये डिफरेंट इंटीग्रल हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे तो इंटीग्रल a to b f of x dx, तो क्या मिला, f of x लिमिट a to b, और इसके बाद ये क्या मिल जाएगा आगे, f of b माइनस f of a, और वैल्यू रखते हैं तो अगर यहां पर देखा जाए थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर देखिए हमने क्या माना हुआ है यहाँ पर f x प्लस सी। तो एक काम ये करते हैं, एक थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पर c, हमें c को दिखाना है ना कि c कहाँ गया, ये इस तरह से आएगा। लिमिट क्या हुई a to b, और अब आपको पता है x की जगह पर अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो f b प्लस सी माइनस f ऑफ a प्लस सी। अब ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a माइनस सी। तो यहां से c से क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो क्या मिला, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल f ऑफ x डज नॉट डिपेंड ऑन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स तो यहां से साबित होता है कि वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स डज नॉट डिपेंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यहां कोई काम नहीं है। वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करता। और ये रहा, अब इसका वर्किंग रूल क्या है, इसका वर्किंग रूल से अब आप ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक आप समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे। थैंक यू।